नमस्ते दोस्तों, डियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कन्वेंस और डीम कन्वेंस क्या है, उसमें अंतर क्या है, डीम कन्वेंस या कन्वेंस करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, डीम कन्वेंस में कौन सी दिक्कतें आ सकती है और डीम कन्वेंस या कन्वेंस क्यों करना ज़रूरी है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो भी फ्लैट ओनर्स है, जब आप फ्लैट खरीदते हैं उन्होंने ये वीडियो बहुत बारीकी से समझना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फ्लैट लेने भर से आप उस फ्लैट के मालिक नहीं बन जाते। आपको अगर फ्लैट का असल मायने में मालिक बनना है तो डीम कन्वेंस या कन्वेंस करके आपकी जो लैंड है, जिस ज़मीन पर आपकी इमारत खड़ी है, जिसमें आपका फ्लैट है, वो इमारत की जो हाउसिंग सोसाइटी होगी उसके नाम पर वो ज़मीन होनी चाहिए। उसका मालिकाना हक जो है वो उस हाउसिंग सोसाइटी को मिलना चाहिए। तभी जाकर आप उस फ्लैट के पूरी तरह से मालिक बन चुके होते हैं। और बहुत बार हमने देखा है कि फ्लैट ओनर्स फ्लैट खरीदते हैं लेकिन उसके बाद चुप बैठ जाते हैं या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो उससे बहुत सारे नुकसान आपको सहने पड़ते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि जब आप फ्लैट खरीदते हैं तो आपका सबसे पहला दायित्व क्या बनता है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जब फ्लैट खरीदते हैं तो आपने सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि फ्लैट खरीदने के बाद वहाँ पे जितने भी फ्लैट ओनर्स हैं उनको कांटेक्ट करना चाहिए, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करनी चाहिए। देखिए, अगर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी क्यों मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन भी प्रोजेक्ट है तभी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है। जब आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होगी तो वो एक लीगल एंटिटी होगी, कानूनी तौर पर उसको मान्यता होगी और उस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से आपके बहुत सारे काम आसान होंगे। जैसे कि बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसका पूरा फॉलोअप लेना, कंस्ट्रक्शन जिस गति से चलना चाहिए उस गति में वो चल रहा है या नहीं चल रहा है उस पर आप ध्यान रख सकते हैं। अगर गति कम है तो आप बिल्डर को आप इंडिविजुअली कम्युनिकेट करने से अच्छा है आप सोसाइटी के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप रेरा के माध्यम से, रेरा में अब आपको जाना है तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से ही रेरा में जा सकते हैं। तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय क्षमता जो है वो आपकी जल्द होती है, बढ़ती है, लोगों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। इसी के साथ ही साथ जब आप अकेले फ्लैट ओनर्स होंगे तो आप बिल्डर के अगेंस्ट अपनी लड़ाई खड़ी नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होगी तो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एज अ एसोसिएशन काम करेगी। तो जो भी लीगल एक्शन लेना होगा, जो भी कम्युनिकेशन बिल्डर के साथ करना होगा, वो सब एक लीगल माना जाएगा। उसी के साथ ही साथ आपका जो भी आप लीगल एक्शन लेने वाले हैं उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए वो कंट्रीब्यूशन आप सहकारी गृह निर्माण संस्था जो आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्थापित हुई होगी उसके माध्यम से आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसका सब अकाउंटिंग वगैरह रख के ऑडिट वगैरह भी हर साल कर सकते हैं। तो जितना हो जल्दी हो सके उतना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर करने का प्रयास आपने करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर होने के बाद जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपने बिल्डर से आपकी जो बिल्डिंग होगी, आपका जो अगर प्रोजेक्ट पूरा है तो पूरे प्रोजेक्ट का, नहीं तो अगर लेआउट में आपकी बहुत सारी बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है उसकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बन चुकी है तो उसका जो बिल्टअप एरिया है उसके प्रोपोर्शनेट में आपने अपना कन्वेंस की डिमांड बिल्डर से करनी चाहिए। वो जब आप मांग करते रहेंगे, अगर बिल्डर आपकी मांग नहीं मानता है और आपको कन्वेंस करके देने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, तो बिल्डर के ऊपर निर्भर रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जितना आप बिल्डर के ऊपर निर्भर रहेंगे उतना ज़्यादा समय बिल्डर को मिलेगा और वो जो ज़्यादा से ज़्यादा जब उसको समय मिलेगा तो वो और
प्लान रिवाइज करके अगर आपके यहाँ पे एफएसआई की बढ़ोतरी हुई होगी तो वो सारा का सारा एफएसआई जो है वो बिल्डर कंज्यूम कर लेगा, और जितना कंस्ट्रक्शन आपको लग रहा था होने वाला है उससे कहीं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो सामायिक सेवा सुविधा होगी उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। जैसे कि पार्किंग का स्पेस कम पड़ने लगता है, तो आपने जल्दी से जल्दी अपना जो प्रोपोर्शनेट एरिया है उस प्रोपोर्शनेट एरिया के तहत अपना कन्वेंस आपने करना चाहिए, उसमें कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। अगर बिल्डर कन्वेंस करके नहीं दे रहा है तो आपने डीम कन्वेंस करना चाहिए। तो डीम कन्वेंस और कन्वेंस में अंतर क्या है? बहुत सिंपल है। कन्वेंस मतलब बिल्डर राजी खुशी जब आपके ज़मीन जो है आपके हाउसिंग सोसाइटी की वो आपके हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर करेगा, उसका मालिकाना हक जब बिल्डर अपनी स्वेच्छा से आपको देगा तब उसे कहलाते हैं कन्वेंस डीड। लेकिन अगर बिल्डर आपको कन्वेंस देने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार कहती है कि आप हमारे पास आइए। तो सरकार ने जिला उपनिबंधक मतलब जो डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार हर जिले में है उनको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के तौर पर माना गया है, उनको अधिकार दिए गए हैं, और वो जो बिल्डर कन्वेंस नहीं करके दे रहा है बिल्डर के बजाय आपको ये अधिकारी जो शासन नियुक्त अधिकारी है वो आपको डीम कन्वेंस करके देते हैं। तो कन्वेंस और डीम कन्वेंस में आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है वो ये होता है कि आप उस जमीन के मालिक बने, स्वामी बने। तो ये दोनों भी कन्वेंस हो या डीम कन्वेंस हो जो जल्दी बनता है वो आपने करना चाहिए। बिल्डर तो कन्वेंस करके देने के लिए बहुत बार राजी नहीं होते हैं, 99% तो बिल्डर कभी राजी नहीं होते, लेकिन फिर आपका हक बनता है, आपको बहुत होशियारी से डीम कन्वेंस के लिए जाना होता है। जितनी देर आप करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना जो है वो बढ़ती रहती है। आपका डीम कन्वेंस होने के बाद या कन्वेंस होने के बाद फिर बिल्डर को अगर जब कभी फिर प्लान रिवाइज करना होगा, प्लान में और बदलाव करने होंगे, तो वो करते समय फिर आपकी सोसाइटी भी वन ऑफ द एप्लीकेंट होगी, क्योंकि आप जमीन के मालिक बनने के बाद फिर आपके बगैर जो प्लान सैंक्शन करना है वो कभी भी होगा नहीं। और फिर उस तरह से जितना आपका एरिया है उसके प्रोपोर्शनेट में जितना भी एफएसआई होगा, किसी भी तरह का मतलब बेसिक एफएसआई भी हो या फिर एंसिलरी एफएसआई हो, टीडीआर हो या फिर प्रीमियम पेड करके लिया हुआ एफएसआई हो, ये सारा जो प्रतिशत है वो बच जाता है। इसलिए आपने बहुत जल्द से जल्द कन्वेंस डीड करना चाहिए या फिर डीम कन्वेंस करना चाहिए। अब जब कन्वेंस डीड या डीम कन्वेंस होता है तो आप जो ज़मीन है आपकी उसके स्वामी बन जाते हैं, आप मालिक बन जाते हैं। तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। वो पहला तो यही होता है कि जिस प्रॉपर्टी पे आपने इन्वेस्ट किया था, आप इन्वेस्टर भी हो, फिर भी आपने ये ध्यान में लेना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिले इसलिए किया हुआ है। तो जब कन्वेंस डीम कन्वेंस हो जाता है तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्लियर टाइटल प्रॉपर्टी कहलाती है। इस वजह से आपका फ़ायदा होता है और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आपने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और डीम कन्वेंस या फिर कन्वेंस जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। अब जो डीम कन्वेंस जो करना होगा वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का भी होता है। आप एसआरए प्रॉपर्टी हो या सिडको की प्रॉपर्टी हो या फिर अलग अलग प्राधिकरण जो है उनकी प्रॉपर्टी हो, उन सब का जो है कन्वेंस होता है। और आपने विदाउट बिल्डर, अगर सालों से आपका अब तक बिल्डर ने आपको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया है तो आपने डीम कन्वेंस के लिए जाना चाहिए। अब डीम कन्वेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? बहुत सिंपल है। देखिए, पहला तो है आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर जो हो चुकी होगी तो उसका सर्टिफिकेट, अगर वो रजिस्टर नहीं है तो तुरंत रजिस्टर करवा लीजिए, उसका अलग से वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिलेगा।
उसके साथ पहला तो हुआ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा है आपका प्रॉपर्टी कार्ड या फिर 7/12 उतारा, 7/12 म्यूटेशन। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपके प्लान, जो भी आपके सैंक्शन प्लान है वो सैंक्शन प्लान आपके होने ज़रूरी है। उसके साथ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, एनए ऑर्डर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और एक है आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, जो लेआउट सैंक्शन हुआ है उसमें से आपको आपका जो ज़मीन पर मालिकाना हक है वो कितनी है, वो तय करने के लिए ये आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जो है आपको एप्लीकेशन करना होता है, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म है उसमें करना होता है, 2000 रुपये का कोर्ट फी स्टैम्प उसके साथ अटैच करना होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट है, वो है इंडेक्स 2। जितने भी आपके यहाँ पे फ्लैट ओनर्स हैं उनके इंडेक्स 2, मतलब उन्होंने जो एग्रीमेंट टू सेल बिल्डर के साथ किया होगा या फिर अभी जो प्रेजेंट ओनर है जिन्होंने किसी और से ख़रीदा होगा, तो उनका आज की डेट में जो मालिक है उसके इंडेक्स 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारी प्रोसेस में। अगर समझ लीजिए कि वहाँ आपके यहाँ पे कोई अनसोल्ड फ्लैट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनसोल्ड फ्लैट भी होंगे तो उनका अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल के आधार पे भी आप अपना कन्वेंस या डीम कन्वेंस करवा सकते हैं। या अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है तो आप एफिडेविट देकर भी कि ये अनसोल्ड फ्लैट्स है, ऐसा एफिडेविट देकर भी आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपना जो प्रस्ताव है वो डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना होता है। डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में जब आप जमा करते हैं उससे पहले आपने बिल्डर से लिखित रूप में उसे मांगना चाहिए कि आप हमें कन्वेंस करके दीजिए। अगर वो नहीं देते तो 15-20 दिन के अंदर आप फिर डीडीआर के पास अपना पूरा प्रस्ताव जो है वो लेकर सबमिट कर सकते हैं। जब डीडीआर के पास ये प्रस्ताव चला जाता है तो डीडीआर आपकी जो फाइल है उसकी स्क्रूटिनी करते हैं और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कम होंगे तो वो आपको बताया जाता है। और फिर आपकी जब परिपूर्ण फाइल हो जाएगी तो जो बिल्डर है उन्हें नोटिस निकाला जाता है पहली हियरिंग का। तो उस पहली हियरिंग में बिल्डर और आपकी ज़मीन के जितने भी मालिक हो उनको नोटिस चला जाता है और एक जो तय तारीख है उस तारीख को फिर आपकी हियरिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह से हर 21 दिन बाद, हर हफ्ते में या महीने में एक बार ऐसे आपके हियरिंग्स होते हैं। और मोफा का जो रूल है 9, उसके तहत डीडीआर ने 6 महीने में डीम कन्वेंस का आदेश देना चाहिए। अगर ये डीम कन्वेंस में 6 महीने का आदेश नहीं दिया डीडीआर ने तो आप आरटीजीएस मतलब राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आप डीडीआर के अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं। लेकिन ये नौबत नहीं आती है क्योंकि बहुत बार ये ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो वो होने के बाद डीडीआर का आदेश मिलने के बाद फिर अगर आपके यहाँ आपका जो पूरा प्रपोजल है उसमें जो प्लान आपने सबमिट किए थे उस प्लान में अगर प्लान के तहत जो आपने आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट निकाला था उस आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट में अगर आपका बैलेंस कोई भी एफएसआई बैलेंस नहीं होगा 1 स्क्वायर मीटर या फिर 2 स्क्वायर मीटर, कितना भी XYZ अमाउंट का स्क्वायर मीटर का एफएसआई अगर बैलेंस नहीं होगा तो फिर आप डायरेक्टली अपना जो कन्वेंस डीड है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर सकते हैं। वो रजिस्टर करने से पहले डीडीआर उस जो आपका कन्वेंस डीड है उस पर बिल्डर के बिहाफ पे सिग्नेचर करते हैं और फिर आप जो सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अपना वो डीड रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आपका जो प्लान है उसके तहत अगर एफएसआई बैलेंस है, बेसिक एफएसआई अगर बैलेंस है तो फिर आपको जो डिस्ट्रिक्ट जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है उनके पास एडजुडिकेशन के लिए आपको एप्लीकेशन करना होता है। जो बैलेंस एफएसआई होता है उसकी स्टैम्प ड्यूटी आपको कितनी पे करनी है वो उसके आदेश देने का वैल्यूएशन करने के जो राइट्स है वो राइट्स होते हैं जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को।
तो जब आप जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास एडजुडिकेशन का एप्लीकेशन करते हैं तो वैसे तो 45 दिन में उन्होंने अपना आदेश देना चाहिए, लेकिन 3-3 4-4 महीने आदेश नहीं होते, क्योंकि बहुत बार काम बहुत ज़्यादा होता है, स्टाफ कम होता है, कभी कभी जो ऑफिसर है उनकी बदली हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाता है, और कई बार आपसे पैसे ऐंठने के लिए वो डिले करते हैं। तो आपको समझना होगा कि क्यों ये डिले हो रहा है। तो एडजुडिकेशन होने के बाद जब एडजुडिकेशन का आदेश आता है और उसके बाद फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी जो भी उस अथॉरिटी ने बताई होगी वो आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है। और जब आप वो पे करते हैं तो आपको जो आपका कन्वेंस डीड का जो ड्राफ्ट आपने जमा किया था जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वो आपको डीफेस करके मिलता है। तो फिर वो मिलने के बाद आपने फिर डीडीआर के पास जाना है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाना है। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार फिर उस पर अपना मुहर लगाते हैं, सिग्नेचर करते हैं, उनका फ़ोटो चिपकाते हैं, और फिर आप अपना डीड जो है कन्वेंस डीड अपना सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आप सबमिट करते हैं। अब इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। मुंबई में थोड़ा सा अलग प्रोसेस चलता है, ठाणे में थोड़ा अलग प्रोसेस चलता है, नागपुर में तो इससे भी अलग प्रोसेस चलता है, कोल्हापुर में अलग प्रोसेस चलता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस इस प्रोसेस में थोड़ा है, पता नहीं क्यों है, लेकिन है, हमने देखा है, ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो फिर आपका कन्वेंस डीड रजिस्टर होने के बाद फिर अगर आप सिडको के हैं तो सिडको के में आपको ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन करना होता है। अगर आपका 7/12 है तो 7/12 के लिए तलाठी के ऑफिस में आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। अगर आपका प्रॉपर्टी कार्ड है तो आपको जो है नगर भूमापन अधिकारी उनके कार्यालय में ऑफिस में आपको अपना नाम जो है वो अधिकार अभिलेख में रजिस्टर करने के लिए फिर आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। और इस तरह से आपकी कन्वेंस हो या डीम कन्वेंस हो, दोनों प्रोसेस पूरी हो जाती है। तो आपने किसी भी हाल में कन्वेंस जल्द से जल्द करना चाहिए, डीम कन्वेंस करना चाहिए। अगर बिल्डर आपको डीम कन्वेंस करके देने के लिए आनाकानी कर रहा है, आपने एक तय लिमिट में आपने डिसीजन लेना चाहिए और डीम कन्वेंस के लिए जाना चाहिए। थैंक यू।